हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी आईना लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कुछ सालों पहले की है। माया तब कॉलेज में पढ़ती थी। उसका एक ग्रुप था जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां शामिल थी। हमेशा की तरह ग्रुप की आउटिंग होती, पर इस बार की आउटिंग किसी सुजानगढ़ में रखी गई थी। हमेशा की तरह माया और शेखर ही लीड कर रहे थे। उनके साथ रैना, साही, हिमेश और युग था। सभी लोग सुजानगढ़ के एक छोटे से कस्बे में ठहरे थे। कस्बे में कोई होटल या रिसोर्ट नहीं था। सभी उस कस्बे से थोड़ी दूर स्थित एक लकड़ी के मकान में थे। ये मकान युग के किसी दूर के रिश्तेदार का था जो ये मकान छोड़कर चले गए थे। युग, पहले बताता तो यहाँ नहीं आते यार, कोई रिजॉर्ट भी नहीं है और ये घर भी कस्बे से दूर है। रैना बोल पड़ी। कोई बात नहीं रैना, वी विल एंजॉय इट। केसर बीच में बोल पड़ी। लेकिन है क्या यहाँ? रैना जैसे यहाँ आकर खुश नहीं थी। वही जो शहरों में नहीं है, ताजी हवा और शुद्ध खाना पीना। हिमेश अपने मजाकिया ढंग से बोल पड़ा। इस हवा को तो तुम अपने मुंह में भर लो। पता नहीं 2 दिन कैसे बीतेंगे, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। रैना अब भी बेचैन थी। रैना, कूल डाउन, देखना ये 2 दिन यूं ही निकल जाएंगे। तुम्हारे लिए ये मेमोरेबल ट्रिप होगा। अब की बार युग के कहने पर रैना शांत हो गई। माया और शेखर सभी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, पर दोनों अपने काम में व्यस्त थे। घर को थोड़ा साफ किया, सामान सभी के कमरे में पहुंच गया था। खाने के लिए किचन सेट कर दिया गया था। सभी अपने अपने कमरे में फ्रेश होने गए। कमरे में शिरकत करते ही रैना की नज़र उसके सामने काले चादर में रखी कोई वस्तु पर पड़ती है। काले चादर पर तरह तरह के मंत्र लिखे हुए थे। बीच में ओम बना हुआ था। रैना उस काले चादर को हटाती है। बरसों से पड़ी धूल यकायक कमरे में भर जाती है। सामने एक एंटीक आईना था। उसके चौखटों की लकड़ी की नक्काशी अजीब थी। जगह जगह कोई न कोई जंगली जानवर बना हुआ था। आईना देखते ही रैना अपने आप पर मंत्रमुग्ध हो गई थी। आईने में उसे अपनी सूरत पहले से और प्यारी लग रही थी। रैना वॉशरूम जाती है, पर आईने में अब भी कृत्रिम रैना मौजूद थी। वो रैना को वॉशरूम में जाते हुए देख रही थी। शाम को कैंप फायर में सभी मस्ती कर रहे थे। साहिल और हिमेश ने बियर की बोतल हाथ में ले रखी थी। राजेश गाना गा रहा था तो माया, रैना और केसर तालियां बजा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। जंगल से उल्लू की चिंकार की आवाज आई। रैना और केसर दोनों डर गए। हिमेश और युग दोनों हंस पड़े। इसमें हंसने की क्या बात है? माया को यूं हिमेश और युग का हंसना नागवार गुजर रहा था। डरपोक बिल्लियां हैं दोनों, पता नहीं कैसे इंसानी शरीर मिल गया। इतना कहते ही दोनों फिर ठहाका लगाते हैं। इस बार राजेश भी साथ देता है। डर डर सभी को लगता है, तुम भी डरते हो, हम सब डरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पर भी हंसकर अपनी बहादुरी साबित करें। बहादुरी नहीं माया, हमें सच में डर नहीं लगता। युग सहसा ही बोल पड़ा। अच्छा, तो डर नहीं लगता, चलो आज डर का गेम खेलते हैं। माया सीरियस थी। क्यों पंगा ले रहा है माया से? शेखर जानता था माया को। शेखर तुम चुप रहो, हम जानते हैं कि हम फट्टू नहीं है। बोलो कौन सा गेम खेलना है? युग तैश में आ गया था। तो चलो बुलाते हैं आत्मा को। माया जैसे हार मानने के लिए रेडी नहीं थी। शेखर, रैना और केसर तीनों ने अपने सर पर हाथ रख लिया। अब तो माया और युग आत्मा को बुलाकर ही मानेंगे। पहले पता होता तो उइजा बोर्ड ला देते। बिना उइजा बोर्ड के आत्मा कैसे बुला सकते हैं? हिमेश ने भी अब युग का साथ दिया। उइजा बोर्ड नहीं तो ब्लडी मेरी ही सही, शेखर के मुंह से यकायक निकल गया। ब्लडी मेरी क्या है ये? केसर ने पूछा। नहीं कुछ नहीं। शेखर जैसे चाहता ही नहीं था ब्लडी मेरी बोलना, पर पता नहीं कैसे बोल पड़ा। बताओ शेखर, आज तो ब्लडी मेरी से ही आत्मा को बुलाएंगे। माया को जैसे कि सब जानना था। कुछ नहीं, कहीं पढ़ा था कि जब ग्रुप में होते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मेरी को पुकारते हैं, उससे आईने में वो दिखती है। वो कौन? रैना बोल पड़ी। ब्लडी मेरी, ये कौन है? केसर भी इस टॉपिक के डिस्कशन में शामिल हो गई। ब्लडी मेरी वो एक आत्मा है। आत्मा अच्छी या बुरी हो सकती है। उसे बार बार पुकारने भर से आईने में दिखती है। उसके चेहरे पर
ब्लड लगा रहता है, इसलिए उसे ब्लडी मेरी भी कहते हैं। कुछ लोग उससे अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपनी मौत का वक्त, और कुछ लोग तो यूं ही उससे मिलना चाहते हैं ताकि आत्मा को देख सके और फील कर सके। कुछ आत्माएं मदद करती हैं तो कुछ आत्माएं परेशान भी करती हैं, शेखर ने कहा। तो फिर ठीक है, करते हैं ब्लडी मेरी का पाठ, माया बोल पड़ी। पर आईना चाहिए मैडम, शेखर बोल पड़ा। आईना? हाँ, आईना है ना रैना के कमरे में। माया जैसे आज इस प्रकार की भुतहा कार्रवाई करने पर आतुर थी। छोड़ो ना माया, क्यों जिद कर रही हो? पार्टी का मजा किरकिरा हो रहा है, केसर बोल पड़ी। पर आखिर में माया, युग और हिमेश ने मना ही लिया सबको। बाकी तीनों यही सोच रहे थे कि कहाँ फंस गए इनके चक्करों में। सभी रैना के कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं। सभी अपना हाथ एक दूसरे से पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ब्लडी मेरी बोले जा रहे थे। आईने में उन सभी की प्रतिकृति वैसी ही थी जैसे होनी चाहिए। रात बढ़ गई थी, पवन का झोंका आया और कैंप फायर बुझ गया। उठता हुआ धुआं अटखेलिया कर उस घर में शिरकत करने लगा। आईने के सामने वे सभी अब भी ब्लडी मेरी बोले जा रहे थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और खिड़की जोर से खड़खड़ाने लगी। केसर और रैना दोनों डर गई। इस बार फिर से युग और हिमेश ने उनका मजाक उड़ाया। अब बंद भी करो, छोड़ो इसे और सोने चलते हैं, शेखर बोल पड़ा। सभी ने एक दूसरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। सही कह रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ, चलते हैं अब अपने अपने कमरे में, केसर ने कहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम फट्टू नहीं हैं, इसलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देते हैं, युग ने मुस्कुराते हुए माया से कहा। माया ने अपना मुंह मिचकोरा और अपने रूम में सोने चली गई। सभी लोग गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में चले गए। रैना भी अपने बिस्तर पर लेट गई थी। आईने में अब भी सभी लोग वैसे ही खड़े थे। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। सभी कुछ न कुछ बुदबुदा रहे थे, अधूरा अधूरा। रात काफी बीत चुकी थी। माया की आंख खुलती है। घर के लिविंग रूम में कुछ हलचल होती है। उसे कुछ आवाजें आती है। वह बाहर आती है। वहां अंधेरा होता है। माया लिविंग रूम में पड़े सोफे तक आती है। सोफा खाली था। अंधेरा अधिक था। माया को पास ही बैठे किसी की सिसकियां सुनाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि रैना होती है। क्या हुआ रैना? इतना कहते ही माया ने उसके कंधों पर हाथ रखा। रैना अपना सिर उठाती है। उसे देख माया चीख पड़ती है। उसकी आंखें बेहद लाल सुर्ख हो गई थी। माया की चीख से बाकी लोग भी उठ जाते हैं। माया को समझ नहीं आ रहा था रैना इस तरह दिख रही थी और घूर क्यों रही थी। क्या हुआ माया? रैना तू यहाँ? तो ये कौन है? माया इशारा करती है सोफे की ओर। वहां कोई नहीं था। माया अचंभित हो जाती है। उसने अभी रैना को वहां देखा था जो अब वहां नहीं है। रैना अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। माया अब डर के मारे कांप रही थी। क्या हुआ माया? शेखर ने माया के कंधों पर हाथ रखा। शेखर, मैंने अभी यहाँ किसी और को बैठा हुआ देखा था। जब उसने अपना मुंह ऊपर किया तो वो रैना थी। उसकी आंखें भयानक थी और अब रैना इस कमरे से बाहर आ रही है। माया भयाक्रांत हो चुकी थी। रिलैक्स माया, तुमने कोई बुरा सपना देखा है। हम सोने से पहले आत्मा वाला गेम खेल रहे थे, इसलिए तुम्हें यह आभास हुआ हो, शेखर समझाता है। नहीं शेखर, नहीं, अब कुछ मत बोलो, सो जाओ, कल बात कर लेंगे, शेखर माया को समझाता है। रैना, केसर, हिमेश और युग समझ नहीं पा रहे थे कि माया को ऐसा दौरा कभी पड़ा तो नहीं था। उन सभी ने माया को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं। रैना अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। नींद नदारद थी उसकी आंखों में। वह जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रही थी। तभी एक साया उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वह साया रैना को ध्यान से देखता है। उस साये ने अपने 2 हाथ बढ़ाए जो सीधे रैना के गले तक जा रहे थे। हाथों में वही रिंग पहनी हुई थी जो रैना पहनती है। रैना अपने गले पर हल्का हल्का दबाव महसूस कर रही थी। वो अपनी आंखें खोलती है। सामने खुद को ही पाती है। हिमेश जल्दी ही गहरी नींद में सो गया था। वह किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हवा में तैर जाता है। सीधे उड़ते हुए वह रैना के कमरे में शिरकत करता है और किसी गेंद की भांति उस कमरे में स्थित आईने में प्रवेश कर लेता है। आईना अब किसी तरल पदार्थ जैसा बन गया था। रैना के पास हिमेश की प्रतिकृति खड़ी थी। असली रैना बेहोश हो जाती है। रैना की प्रतिकृति ने रैना को उस आईने में फेंक दिया। रैना किसी वस्तु समान
उस आईने में गिर जाती है। एक एक कर केसर और युग भी उस आईने में कैद हो जाते हैं। रैना के रूम में चारों की प्रतिकृति बनी हुई थी, अब 2 ही बाकी थे। माया अपने कमरे में चल रही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि बाहर उसने जिसे देखा वो रैना ही थी। वो एक बार फिर बाहर आती है। बाहर अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी किसी की आहट होती है। सोई नहीं अब तक? ये आवाज शेखर की थी। नहीं, नींद नहीं आ रही है। क्यों, ब्लडी मेरी याद आ रही है क्या? शेखर के होठों पर मुस्कान थी। नहीं, पर जो हुआ मुझे उस पर विश्वास है। मैंने वाकई रैना को देखा था। क्या पता वो ब्लडी मेरी ही हो। ये क्या ब्लडी मेरी लगा रखा है? मैं इस बकवास को नहीं मानती। अच्छी बात है, पर जल्दी मान जाओगी तो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब वही है जो होना है, वो होना है। आत्माओं से खेलना अच्छी बात नहीं। चलो कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। इतना कह शेखर माया को रैना के कमरे में ले जाता है। कमरे में रैना बेड पर सो रही थी। शांत वातावरण था। शेखर माया को उस आईने के सामने खड़ा करता है। हम क्या कर रहे हैं? रिलैक्स माया, देखो अपने आप को आईने में देखो। ध्यान से देखो, क्या दिखता है तुम्हें? शेखर एक और खड़ा होकर ये बात कहता है। इतनी रात को ये सब क्या? प्लीज माया। माया आईने के सामने न चाहते हुए भी खड़ी हो जाती है। आईने में उसे अपना अक्ष दिखता है। माया ध्यान से आईने को देख रही थी। अचानक जैसे एक पल के लिए एक तस्वीर उभरी। ये तस्वीर माया की ही थी। माया का चेहरा रक्त रंजित था। माया डर जाती है। वह शेखर की ओर देखती है। शेखर तटस्थ खड़ा था। शेखर, ये क्या था? शेखर उसके पास आता है। वह भी आईने के सामने खड़ा हो जाता है। उसने माया का हाथ पकड़ लिया है। माया धीरे से अपनी आंखें खोलती है। सामने सिर्फ वो दिखाई देती है। शेखर नदारद था। माया पलट कर देखती है। शेखर गायब था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह घबरा जाती है, पर यह नहीं जानती कि आईने में जो अक्ष था वह माया को घूर रहा था। वह माया की तरह हरकतें नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में अक्ष से एक हाथ बाहर आता है और माया की गर्दन पकड़ लेता है। माया बदहवास सी हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसी के अक्ष ने उसकी गर्दन पकड़ ली है। वह तड़पती है, चिल्लाती है, पर जैसे उसकी आवाज उस कमरे से बाहर जा ही नहीं रही होती। माया का अक्ष अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा देता है। माया अपने गले में तेज कसाव महसूस कर रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसके पीछे उसके सभी दोस्त खड़े थे। केसर, रैना, हिमेश और युग। वे मानो किसी मृत लाश के समान खड़े थे। एकटक देखे जा रहे थे माया को। माया अपने अक्ष से अपना गला छुड़ा नहीं पा रही थी। वे चारों अब जोर जोर से ब्लडी मेरी का नाद कर रहे थे। आईना तरल हो उठता है। माया उस लकड़ी के आईने को ध्यान से देखती है। लकड़ी के चौखटे में वो आईना बना हुआ था। उस चौखटे में कई प्रकार के उभार युक्त चित्र बने हुए थे, सभी जंगली जानवरों के। पर एक चित्र ऐसा था जो अलग था, अजीब था। ये आकृति कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की घड़ी थी। उसमें निरंतर गतिमान कांटे थे, सेकंड, मिनट के कांटे और घंटे के कांटे। वो घड़ी बीचों बीच बनी हुई थी। उसके एक तरफ सभी जानवरों की आकृति, तो दूसरी ओर उन्हीं जानवरों की प्रतिकृति बनी हुई थी। माया के अक्ष ने माया की गर्दन को बुरी तरह जकड़ा हुआ था। शेखर का आता पता नहीं था। माया ने उस घड़ी को देखा। उसे अंदर से एक आवाज आई। उसने तुरंत उस घड़ी के घंटे वाले कांटे को कुछ घंटों के लिए पीछे कर दिया। घड़ी के घंटे वाले कांटे को पीछे करते ही मानो उस कमरे में एक छोटा बवंडर उत्पन्न हुआ। आईना अब बेहद और तरल हो गया था, जैसे कोई लहर उस पर तैर रही हो। माया के अक्ष ने माया का गला छोड़ दिया। उसका अक्ष अब बुरी तरह पिघल गया था, मानो उस पर किसी ने गर्म गर्म लावा डाल दिया हो। माया अपने गले को पकड़कर एक ओर बैठ गई। वह बुरी तरह खांस रही थी। कमरे में बवंडर ने भयंकर रूप ले लिया था। उसके सभी चारों दोस्त हवा में तैरने लगे। वे एक एक कर उस आईने में चले गए। बाहर के कमरे से शेखर भी उड़कर आया और आईने में शिरकत करने से पहले बोल पड़ा, बचाओ माया। शेखर ने अपने हाथ से खाट पकड़ ली थी, पर बवंडर की शक्ति अधिक थी। शेखर का हाथ छूट गया और वो उस आईने के अक्ष में चला गया। अचानक आईना किसी लावा के समान उबल पड़ा। जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा निकलता है, उसी प्रकार माया के सभी दोस्त एक एक कर बाहर पटक दिए जाते हैं। सभी बेहोश थे। माया उठती है और आईने के ऊपर एक काला कपड़ा पड़ा हुआ होता है। उससे उसे ढक देती है। ये वही काला कपड़ा होता है जिस पर तरह तरह के मंत्र उकेरे हुए थे। सभी दोस्त बाहर आते ही बेहोशी की अवस्था में होते हैं। अगली सुबह माया
अगर तुम न होती तो शायद हम नहीं होते। एक अजीब सी काली दुनिया में पहुंच गए थे। लगा हमारी आत्मा जकड़ी हुई थी, हम हिलडुल नहीं पा रहे थे। युग ने कहा। सभी को जैसे सांप सूंघ गया था। सभी खामोश बैठे थे। सभी ने अपना अपना बैग पैक कर लिया था। इस आईने के सामने ब्लडी मेरी की आत्मा बुलाई गई थी। यह आईना इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का माध्यम था। इस आईने को नष्ट करना पड़ेगा। शेखर तिलमिला रहा था। नहीं, अब हम इस आईने को नहीं छेड़ेंगे, माया ने कहा। अगर हमने इसे अभी नष्ट नहीं किया तो आगे जाकर फिर कोई ना कोई इसमें फंस जाएगा। अगर फंस जाएगा तो जाने दो, पर अभी हम यहाँ से निकलते हैं, हमें नहीं रहना यहाँ, हिमेश ने चिढ़ते हुए कहा। केसर और रैना ने भी हिमेश की बातों का समर्थन किया। सभी उस लकड़ी के मकान से बाहर आए और अपने गंतव्य की ओर चल दिए। माया ने मुड़कर उस मकान को देखा, जैसे कुछ पीछे छूट गया था, शायद उसकी निडरता।